नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड, ईश्वर को पत्र, इसके लेखक हैं G.L. फुनेट्स। ए लेटर टू गॉड, ईश्वर को पत्र, तो आप देखते हैं इसके कठिन शब्दों का अर्थ और प्रत्येक लाइन का अर्थ जानते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat ऑन द crest of a low hill। तो यहाँ पर आपको कठिन शब्दों में एंटायर यानी होता है पूरा, एंटायर यानी पूरा, वैली यानी घाटी, वैली यानी क्या होती है? घाटी। क्रेस्ट यानी होता है शिखर, और हिल यानी होती है पहाड़ी। तो अर्थ देखेंगे, इसमें आपका अर्थ है वह घर पूरी घाटी में अकेला एक नीची पहाड़ी, लो हिल यानी नीची पहाड़ी के शिखर पर स्थित था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted। तो यहाँ पर राइप यानी होता है पका हुआ, कॉर्न यानी होता है मक्का, डॉटेड यानी होता है निशान बने हुए, और हार्वेस्ट यानी फसल काटने का समय, हार्वेस्ट यानी फसल काटने का समय। तो देखें अर्थ, इस ऊंचाई से कोई भी नदी और पके मकाई के खेत को देख सकता था। इस ऊंचाई से कोई भी नदी और पके मकाई के खेत को देख सकता था। जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करता था, जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करता था। The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower। पृथ्वी जो केवल एक चीज की जरूरत थी, वह थी मूसलाधार बारिश या कम से कम बौछार। मूसलाधार बारिश या कम से कम बौछार। डाउन पॉर यानी होता है मूसलाधार बारिश, और शावर यानी होता है हल्की हल्की बारिश। Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। पूरी सुबह लैंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था और उसने कुछ नहीं किया था सिवाय उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखने के। नॉर्थ ईस्ट यानी होता है उत्तर
पूर्व। और एक शब्द आया है इंटीमेटली। इंटीमेटली यानी होता है आपका घनिष्ठता से। फील्ड यानी खेत। नथिंग यानी डन नथिंग यानी कुछ नहीं किया। तो वही बताया गया है कि पूरी सुबह लैंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, ने और कुछ नहीं किया, और वह कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं किया सिवाय उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखने के। अब आगे देखें। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब हमें सचमुच थोड़ा पानी मिलने वाला है। वोमैन, ये किसने कहा? औरत ने, अर्थात उसकी पत्नी ने कहा। द वोमैन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर। रात का खाना तैयार कर रही महिला ने जवाब दिया। रात का खाना तैयार कर रही महिला ने जवाब दिया। वोमेन यानी तो महिला होती है, औरत होती है। और यहाँ पर शब्द आया है सुपर। सुपर शब्द आया है, सुपर, SUPPER। सुपर यानी रात का खाना। सुपर यानी रात का खाना। प्रिपेयरिंग यानी तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। जवाब दिया, हे हाँ भगवान ने चाहा। हाँ भगवान ने चाहा। यस गॉड विलिंग, यदि भगवान की इच्छा होगी या भगवान ने चाहा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। बड़ा लड़का जो था, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, या बड़ा लड़का खेत में काम कर रहा था। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। जबकि छोटा लड़का जो है घर के पास खेल रहा था, जब तक कि महिला ने उन सभी को नहीं बुलाया। जब तक कि महिला ने उन सभी को नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, रात के खाने के लिए आओ। रात के खाने के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज। यह भोजन तैयार है। यह भोजन जो था तैयार था। मील यानी भोजन, मील यानी भोजन, भोजन जो था वह तैयार था। स्मॉलर वंस यानी होता है छोटे बच्चे। स्मॉलर वंस यानी क्या होते हैं? छोटे बच्चे। फील्ड यानी होता है खेत। मील यानी भोजन। अब इसके आगे देखें यार। Lancho had predicated big drops of rain began to fall। अब देखिए लैंचो क्या कहता है। जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी। प्रेडिकेटेड यानी होता है भविष्यवाणी करना। जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी कि बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगी। बिग ड्रॉप्स यानी बड़ी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन यानी बारिश की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई।
in the northeast whose mountains of clouds could be seen approaching. उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पहाड़ों को आते देखा जा सकता था। अप्रोचिंग यानी होता है नज़दीक आना, सीन यानी देखना, माउंटेन्स यानी पर्वत, माउंटेन्स यानी पर्वत, और यहाँ लिखा है माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों के पर्वत, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों के पर्वत। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा चल रही थी वह बड़ी ही ताजी और फ्रेश एंड स्वीट, बहुत ही मधुर चल रही थी। हवा ताज़ा और मीठी थी यानी आपकी मधुर हवा चल रही थी, बड़ी प्यारी सुहानी हवा चल रही थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain of his body. वह आदमी अपने शरीर पर बारिश महसूस करने का आनंद लेने के अलावा किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया। प्लेजर यानी आनंद, प्लेजर यानी आनंद। And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins." और जब वह लौटा, रिटर्न हुआ, और जब वह लौटा तो उसने कहा, ये आकाश से गिरने वाली बारिश की बूंद नहीं है, बारिश की बूंद नहीं है। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. वे नए सिक्के हैं, कॉइन्स है यानी सिक्के, न्यू कॉइन्स है, ये नए सिक्के हैं, वे नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदे 10% सेंट पीसेस, बड़ी बूंदे 10% टुकड़े हैं और छोटे 5, और लिटिल वंस आर 5, और छोटे जो हैं वह 5 के हैं। जो कह सकते हैं बड़ी बूंदे जो हैं 10 सेंट की हैं, 10 सेंट की हैं, और छोटी बूंदे जो हैं वह 5 सेंट की हैं। अब आगे देखें। with a satisfied expression, with a satisfied expression he regarded the field. एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने पके हुए of ripe corn with its flower, एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने पके हुए मकाई के खेत को अपने फूलों के साथ माना, फूलों के साथ माना। ड्रैप्ड इन द यहाँ पर थोड़ा सा मिटा हुआ है, ड्रैप इन द कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश के पर्दों में लिपटा हुआ था। एक संतुष्ट व्यक्ति के साथ उन्होंने पके हुए मकाई के खेत को अपने फूलों के साथ माना,
जो बारिश के पर्दे में लिपटा हुआ था। कर्टेन यानी आपका पर्दा या लिपटा हुआ, और यहाँ पास ड्रैप्ड, ड्रैप्ड यानी ढक लेना। ड्रैप्ड जो शब्द आया है, ड्रैप्ड यानी होता है ढक लेना। फ्लावर्स यानी फूल होते हैं। और सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड यानी होता है संतुष्ट, संतुष्ट हुआ। और रिगार्डेड, रिगार्डेड यानी होता है ध्यान देना, ध्यान देना। अब आगे की लाइन देखेंगे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू blow and along with the rain very large hailstones began to fall। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। हेलस्टोन यानी होते हैं ओले, हेलस्टोन यानी ओले। These truly did resemble new silver coins। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के के से मिलते जुलते थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearl। लड़के खुद को बारिश के सामने उजागर करते हुए जमे हुए मोती इकट्ठा करने के लिए बाहर भागे। बच्चे जो थे, लड़के खुद को बारिश में के सामने आ गए, अर्थात वे बारिश में आ गए और जमे हुए मोती इकट्ठा करने के लिए बाहर भागे। फ्रोजन पियरल्स यानी जमे हुए मोती, फ्रोजन पियरल्स यानी जमे हुए मोती। और एक्सपोजिंग, एक्सपोजिंग यानी होता है प्रकट करना। रिजेंबल यानी होता है सामने के समान होना, के समान होना। अब आगे देखें। It's really getting bad now, exclaimed the man। exclaimed यानी चिल्लाना, exclaimed यानी क्या होता है? चिल्लाना। यह वास्तव में अब बुरा हो रहा है, आदमी ने कहा। आदमी ने जोर से चिल्लाया। I hope it passes quickly। मुझे उम्मीद है कि यह जल्दी से गुजर जाएगा। passes यानी गुजर जाना, hope यानी आशा। मुझे उम्मीद है कि यह जल्दी से गुजर जाएगा। It did not pass quickly। यह जल्दी से नहीं गुजरा। यह जल्दी से, क्विकली यानी जल्दी, यह जल्दी से नहीं गुजरा। For an hour the hail rained on the house, the garden। 1 घंटे तक पूरी घाटी पर घर, बगीचे, पहाड़ी, the hillside, the cornfield, on the whole valley। यह जल्दी से नहीं गुजरा। 1 घंटे तक पूरी घाटी पर घर, बगीचे, पहाड़ी, मकई के खेत पर ओले की बारिश हुई। वैली यानी घाटी, हिल साइड यानी पहाड़ी, कॉर्नफील्ड यानी मक्के के खेत, होल यानी संपूर्ण, गार्डन यानी बगीचा, और हाउस यानी मकान। हेल रेन यानी बर्फबारी।
बर्फों की वर्षा, आवर यानी घंटे। अब आगे देखें, तो क्या कहा है, 1 घंटे तक पूरी घाटी पर घर, बगीचे, पहाड़ी, मकई के खेत पर ओले की बारिश हुई। खेत सफेद था। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। खेत सफेद था जैसे नमक से ढका हुआ, जैसे नमक से ढका हुआ हो, सॉल्ट यानी नमक। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा। पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। मकई पूरी तरह से नष्ट हो गया था। मक्का जो था वह पूरी तरह से नष्ट हो गया था। डिस्ट्रॉय यानी नष्ट हो जाना। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम ही प्लांट्स। पौधों से फूल गायब हो गए थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई थी, दुख से भर गई थी। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, स्टॉर्म यानी तूफान, he stood in the middle of the field and said to the sons. वह खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहा, A plague of locusts would प्लेग यानी होती है महामारी और लोकस्टस यानी टिड्डी। प्लेग यानी महामारी, लोकस्टस यानी टिड्डी। तो क्या कहते हैं, अपने बड़े बेटे से कहता है, टिड्डियों का एक प्लेग इससे ज्यादा छोड़ गया होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर टिड्डियों या प्लेग महामारी भी आती तो भी कुछ न कुछ बच जाता, लेकिन यह तो पूरी तरह समाप्त हो गया। टिड्डियों का एक प्लेग इससे ज्यादा छोड़ गया होता। अब आगे अर्थ देखें, हैव लेफ्ट मोर देन दिस। टिड्डियों का एक प्लेग इससे ज्यादा छोड़ गया होगा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है। ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास मक्का नहीं होगा, मकई नहीं होगी, मक्का नहीं होगा। That night was a sorrowful one. वह रात एक दुखद रात थी। शरो यानी आपका दुख, और हेल यानी आपको बताया है ओले। शरो यानी दुखी। तो ये बताया वह रात एक दुखद रात थी। वह रात एक दुखद रात थी। All our work for nothing. हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। There's no one who can help us. कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। We will all go hungry this year. हम सभी इस साल भूखे रहेंगे।
अबांगे। बट इन द hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley। लेकिन घाटी के बीच में उस एकांत घर में रहने वाले सभी लोगों ने के दिलों में एक ही आशा थी। एक ही आशा थी। देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। एक ही आशा थी, भगवान से मदद, भगवान से मदद, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन घाटी के बीच में उस एकांत घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में एक ही आशा थी, भगवान से मदद। वैली यानी घाटी और सॉलिटरी यानी होता है अकेला, सॉलिटरी यानी होता है अकेला, गॉड यानी परमात्मा, होप यानी आशा। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, भले ही यह कुल नुकसान की तरह लगता हो, भले ही यह पूरी तरह से नुकसान लगता हो, लेकिन इतना परेशान मत हो। रिमेंबर, याद रखें, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यही वे कहते हैं, कोई भी भूख से नहीं मरता है। All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God। पूरी रात लैंचो ने केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचा, ईश्वर की सहायता, परमात्मा की सहायता। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। हाँ, जिसकी आंखें जैसे कि उसे निर्देश दिया गया था, सब कुछ देखती हैं। परमात्मा की आंखें सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि जो किसी के विवेक में गहरा है, जो किसी के विवेक से भी गहरा है। इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि निर्देश दिया गया है, इंस्ट्रक्टेड निर्देश दिया गया है कि परमात्मा की आंखें जो हैं सब कुछ देखती हैं, एवरीथिंग देखती है, सब कुछ। इवन दैट इज इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, वह ऐसा भी कहा जाता है कि विवेक में गहराई तक, कॉन्शियस यानी चेत अवस्था की गहराई तक वह देख लेती है, यहाँ तक कि जो किसी के विवेक में गहरा है, गहराई तक देखती हैं, कॉन्शियस चेत अवस्था तक। Lancho was an ox of a man working like an animal in the fields। Lancho was an ox of a man। Lancho एक आदमी का बैल था।
लेंचो एक आदमी का बैल था, अर्थात वह दिन रात, यहाँ पर एक मुहावरा है, लेंचो एक आदमी का बैल था अर्थात वह बैलों की तरह काम करता था, वर्किंग लाइक एक एनिमल्स, जो खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार के दिन एट डे ब्रेक, अगले रविवार को दिन के शुरुआत, भोर में ही, डे ब्रेक यानी भोर में ही, दिन में ही शुरुआत, दिन के शुरुआत होने से यानी भोर में ही, डे ब्रेक यानी होता है भोर में ही। He began to write a letter which he himself would carrying to town and place in the mail. उन्होंने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे वह खुद शहर में ले जाएगा। टाउन कस्बे में, यूँ कहें यहाँ पर कस्बे में ले जाएगा। पत्र लिखना शुरू किया जिसे वह खुद शहर में ले जाएगा यानी कस्बे में ले जाएगा और मेल करेगा उसे भेजेगा। यहाँ पर और भी एक शब्द आया है कॉन्शियंसेस यानी अंतरात्मा तक, कॉन्शियंसेस यानी अंतरात्मा तक, गहराइयों तक वह देख लेता है, ऐसा है। और अब देखिए आगे देखिए, वह पत्र को मेल करेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह भगवान के लिए एक पत्र से कम नहीं था, यह भगवान के लिए एक पत्र से कम नहीं था। अब आगे, गॉड ही रोट, भगवान उन्होंने लिखा, गॉड ही रोट, भगवान उन्होंने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, भगवान उन्होंने लिखा, अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे। आई विल गो हंग्री दिस ईयर, हंग्री यानी भूखा। आई नीड 100 pieces in order to show my field again and to leave until the crop comes, मुझे अपने खेत को फिर से बोने और फसल आने तक जीने के लिए 100 पैसों की आवश्यकता है। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि ओलावृष्टि के कारण सब कुछ नष्ट हो चुका है, क्योंकि ओलावृष्टि के कारण सब कुछ नष्ट हो चुका है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसने लिफाफे पर भगवान को लिखा, पत्र अंदर रखा और अभी भी परेशान शहर में चला गया या कस्बे में चला गया। एनवेलोप यानी होता है आपका लिफाफा, और यहाँ पर ट्रबल्ड यानी होता है चिंतित, ट्रबल्ड यानी होता है चिंतित।
पीसेस यानी यहाँ पैसे ही हैं। और कौन से कठिन शब्द हैं? इनसाइड यानी अंदर। तो उसने लिफाफे पर भगवान को लिखा, पत्र अंदर रखा और अभी भी परेशान शहर में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस में उन्होंने पत्र पर एक मुहर लगाई और इसे मेल बॉक्स में गिरा दिया। स्टैम्प यानी टिकट कह दें। उसने टिकट लगाई, एनवेलोप पर टिकट लगाई और मेल बॉक्स में उसने उसे गिरा दिया, डाक पेटी पे। मेल बॉक्स यानी डाक पेटी पर गिरा दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and shoved him the letter to God. एक कर्मचारी, एम्प्लॉयज यानी कर्मचारी, एक कर्मचारी who was a postman जो डाकिया था and also helped at the post office और डाकघर में भी मदद करता था। एक कर्मचारी था जो डाकिया था और डाकघर में भी मदद करता था। Went to his boss laughing heartily, अपने बॉस के पास दिल से हंसते हुए गया और उसे भगवान को पत्र दिखाया। उसने भगवान को पत्र दिखाया, लेटर टू गॉड। लॉफिंग हार्टली का मतलब होता है दिल से हंसना, दिल से हंसना। एम्प्लॉयज यानी कर्मचारी। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। एक डाकिया के रूप में अपने कैरियर में उन्हें कभी भी उस पते के बारे में पता नहीं था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल यानी मिलनसार था, अच्छे व्यवहार वाला था। एमिएबल यानी मिलनसार, अच्छे व्यवहार वाला था। पोस्ट मास्टर यानी आपका डाक प्रमुख। और कैरियर यानी व्यवसाय, ऐसा बता सकते हैं। और कैरियर ऐसा कहें, कैरियर व्यवसाय। तो क्या कहता है, एक डाकिया के रूप में अपने कैरियर में उन्हें कभी भी उस पते के बारे में पता नहीं था। पोस्ट मास्टर एक मोटा आदमी था और मिलनसार साथी था, मिलनसार था। फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। वह क्या किया कि हंसी को रोका। पहले वह भी हंसने लगा, लेकिन बट almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented,
What faith I wish I had the faith of the man who wrote this letter. एक मोटा मिलनसार साथी भी हंसने लगा, broken out laughing. लेकिन almost immediately he turned serious. लेकिन लगभग तुरंत वह गंभीर हो गया. सीरियस यानी गंभीर हो गया और अपनी मेज पर पत्र को पटकते हुए, टैप करते हुए यानी पटकते हुए, टैपिंग यानी आपका पटकते हुए, टैपिंग यानी पटकते हुए टिप्पणी की. क्या विश्वास है. What faith, उसने कमेंटेड, टिप्पणी की. क्या विश्वास है. I wish I had the faith of the woman. काश मुझे उस आदमी का विश्वास होता. Who wrote this letter, जिसने यह पत्र लिखा था. Starting up a correspondence with God, परमेश्वर के साथ एक पत्राचार शुरू करें, यानी पत्र व्यवहार शुरू करें. परमेश्वर के साथ एक पत्र व्यवहार शुरू करें. क्रॉसपॉन्डेंस यानी होता है पत्र व्यवहार. और ये फेलो जो आया है शब्द वह आदमी के लिए आया है. कमेंटेड यानी आपका कहना होता है. फेथ यानी विश्वास होता है. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए परमेश्वर में लेखक के विश्वास को हिलाने के लिए, शेक यानी हिलाना. द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया. पोस्टमास्टर को एक विचार आया. पोस्टमास्टर को एक विचार आया. आंसर द लेटर, कि पत्र का उत्तर दें. पत्र का उत्तर देना है यानी पत्र को उत्तर दें. बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उन्होंने इसे खोला, पत्र को खोला. इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. तो यह स्पष्ट था कि इसका जवाब देने के लिए उन्हें सद्भावना, गुडविल, सद्भावना और स्याही, गुडविल, इंक एंड पेपर, सद्भावना, स्याही और कागज से ज़्यादा कुछ चाहिए था. सद्भावना, स्याही और कागज से कुछ ज़्यादा कुछ चाहिए था. बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन. रिसोल्यूशन यानी दृढ़ निश्चय. लेकिन वह अपने संकल्प पर कायम रहे. He asked for money from his employees.
उन्होंने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, एम्प्लॉयज यानी कर्मचारी। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उन्होंने खुद अपने वेतन का हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity, और उनके कई दोस्त दान के कार्य के लिए कुछ देने के लिए बाध्य थे। चैरिटी यानी दान, चैरिटी यानी होता है दान, सैलरी यानी वेतन। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसेस, उसके लिए 100 पैसों को एक साथ इकट्ठा करना असंभव था, इम्पॉसिबल था, असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा अधिक भेजने में सक्षम था। He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature God. उन्होंने पैसे को लैंचो को संबंधित एक लिफाफे में रखा और इसके साथ एक पत्र जिसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द था, भगवान, लिखा। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को लैंचो सामान्य से थोड़ा पहले आया और पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया था। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, expressing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. यह खुद डाकिया था जिसने उसे पत्र सौंपा, जबकि पोस्टमास्टर एक अच्छे काम को करने वाले एक आदमी की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने कार्यालय से देख रहा था। कंटेंटमेंट यानी होता है संतुष्टि, ऑफिस यानी कार्यालय। लैंचो सोव्ड नॉट द slightest surprise on seeing the money. लैंचो ने पैसे को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। स्लाइटेस्ट यानी होता है अत्यंत कम, स्लाइटेस्ट यानी अत्यंत कम। तो लैंचो सोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लैंचो ने पैसे देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज द हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम
angry when he couldn't counted the money, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वह नाराज हो गया। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. परमेश्वर कोई गलती नहीं कर सकता था, ना ही वह लैंचो को अस्वीकार कर सकता था जो उसने अनुरोध किया था। डेनिड यानी आपका, डेनिड यानी अस्वीकार कर देना, डेनिड यानी अस्वीकार कर देना, रिक्वेस्टेड यानी निवेदन को। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत लैंचो कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की के पास गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। वह सार्वजनिक लेखन मेज पर, वह सार्वजनिक पब्लिक राइटिंग टेबल यानी सार्वजनिक लेखन मेज पर उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए with much writing on his brow caused by the effort he had to make to express his ideas यानी विचार। तो सार्वजनिक लेखन मेज पर उन्होंने अपने विचार को व्यक्त करने के लिए किए गए प्रयास के कारण अपने भावों के बहुत अधिक झुकाव के साथ लिखना शुरू कर दिया। ब्रो यानी होता है भौहें, ब्रो यानी भौहें। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to. जब वह समाप्त हो गया तो वह एक टिकट खरीदने के लिए खिड़की के पास गया, जिसे उसने चाटा और फिर अपनी मुट्ठी के झटके से लिफाफे पर चिपका दिया। लिक यानी चाटना, अफिक्स्ड यानी होता है चिपकाना, एफर्ट यानी होता है प्रभाव, स्टॉम्प यानी टिकट। यहाँ पर कुछ चित्र दिखाया गया है कि कैसे वह लिफाफा देता है, कैसे पत्र लिखता है, कैसे टिकट लगवाने के लिए लेता है और टिकट लगवाने के लिए देता है अपने एनवेलोप लिफाफे को। चित्र दिखाया गया है, आप आगे देखें। द envelope with a blow of his fist. The envelope with a blow of his fist. और फिर इसमें बताया द एनवेलोप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। फिस्ट यानी होता है आपका मुट्ठी, मुट्ठी ब्लो यानी मारना, मुट्ठी ब्लो यानी मारना, एनवेलोप यानी होता है आपका लिफाफा। तो उसने अपनी मुट्ठी मारकर लिफाफे को चिपका दिया, फिर अपनी मुट्ठी के झटके से लिफाफे पर चिपका दिया था। पहले उसने लिख किया यानी चाटा और लिफाफे को, और फिर मुट्ठी के झटके से लिफाफे पर चिपका दिया। द
The letter fell into the mailbox. The postmaster went it opened it. जिस क्षण पत्र मेल बॉक्स में गिरा, जिस क्षण जो है पत्र डाक पेटी में, मेल बॉक्स यानी डाक पेटी में गिरा, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए चला गया। It said, "God of the money that I asked for only 70 pieces reached me." उसने कहा, हे परमेश्वर, हे भगवान, जो धन मैंने मांगा था उसमें से केवल 70 पेसोस ही मेरे पास पहुँचे। 70 पेसोस ही मेरे पास पहुँचे। बट हाँ, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मुझे बाकी पैसे भेज दें, मुझे बाकी पैसे भेज दें, उनकी मुझे ज़रूरत है, मुझे बहुत ज़रूरत है, बाकी मुझे भेज दो क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस employees are a bunch of crooks. Bunch of crooks. क्यों? लेकिन इसे मेल के माध्यम से मुझे ना भेजें क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का एक समूह है। लेंचो ने ऐसा लिखा। बंच ऑफ क्रूक्स यानी बदमाशों का समूह है, धोखेबाजों का समूह है। क्रूक्स यानी धोखेबाज, बदमाश, बंच यानी समूह, एम्प्लॉइज यानी कर्मचारी, मेल यानी होता है डाक। तो इस तरह यह लेसन कंप्लीट होता है प्रिय विद्यार्थियों। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।